कभी किसी क्राइम केस का पुलिस खुलासा करती है तो हमें बेहद आसान लगता है, लेकिन उसके पीछे पुलिस की कितनी मेहनत होती है शायद उसे हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज की जो कहानी है वो बेहद ही उलझी हुई है। इसके पीछे पुलिस की कितनी मेहनत लगी है ये सुनकर हर कदम पर आप चौंक जाओगे। जानते हैं बेंगलुरु की एक मर्डर मिस्ट्री के बारे में। बात है 2019 की 31 जुलाई की एक सुबह की। करीब 5 बजे एक किसान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास वाली सड़क पर टहल रहा था। उस सड़क पर टहलते हुए अचानक वो चौंक जाता है, क्योंकि सड़क पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। चेहरा भी कुचला हुआ था, चारों तरफ सिर्फ खून बिखरा पड़ा था और पास में ईंटें भी पड़ी हुई थी। उस किसान ने इसकी सूचना बगैर देर करते हुए पुलिस को दी। कुछ देर बाद ही बेंगलुरु पुलिस थाने की टीम वहां पहुंच जाती है और जांच शुरू होती है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि उस थाने के में उस समय इंचार्ज थे राम मूर्ति जी। नाइट ड्यूटी में देर रात तक पेट्रोलिंग करने के बाद वो सो रहे थे। सोते हुए 1 घंटा ही हुआ था कि थाने से एक फोन आया। बताया गया कि एक ब्लाइंड मर्डर का केस आया है, एयरपोर्ट के पास एक लड़की की लाश मिली है और केस हाई प्रोफाइल हो सकता है। यह सुनकर इंस्पेक्टर अपनी आधी नींद छोड़कर सीधे स्पॉट पर पहुंचते हैं। उस क्राइम स्पॉट की जांच की गई तो पता चला कि लड़की के सिर पर ईंट से कई बार मारा गया था, शरीर पर कई चाकू से भी मारा गया था। अब यह बेहद अजीब था कि चाकू भी मारा और ईंटा से भी हमला करने की क्या जरूरत थी। घटनास्थल पर कोई सामान नहीं मिला, न ही लड़की का पर्स, न ही कोई बैग। फॉरेंसिक जांच की गई तब पता चला कि वहां से कार निकली थी जिसके टायर के निशान उस जगह मिले हुए थे, लेकिन वो कौन सी गाड़ी थी ये पता नहीं चल पाया था। दूर दराज के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, लेकिन उस पर तस्वीर बहुत धुंधली थी और कार का नंबर का भी पता नहीं चल पाया। इस तरह पुलिस अब पूरी तरह से खाली हाथ थी और कातिल और कत्ल के मोटिव का पता करना तो दूर की बात है, लड़की तक की पहचान नहीं हो पा रही थी। ऐसे में उसकी पहचान कराने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उस लड़की के बदन पर मौजूद कपड़े और शरीर पर कोई निशान। लड़की देखने में अच्छे परिवार की लग रही थी। उसने जीन्स टी शर्ट और टाइटन की घड़ी पहन रखी थी। जीन्स और टी शर्ट दोनों महंगे ब्रांड के थे। अब यहाँ जाने वाली टीम का सबसे पहला टारगेट था कि किसी तरह उसकी पहचान करना। इसलिए अब पुलिस के सामने कुछ ऑप्शंस थे। पहला, लड़की की ब्रांडेड जीन्स और टी शर्ट, उसकी टाइटन घड़ी कहाँ से खरीदी गई है और किसने खरीदा ये पता चल जाए। पुलिस के पास दूसरा ऑप्शन था कि पास में एयरपोर्ट था, इसलिए ये पता चल जाए कि पिछले 1 से 2 दिनों में कोई ऐसी महिला यात्री जिसकी टिकट बुक कराई तो गई हो लेकिन उसकी फ्लाइट मिस हो गई हो। तीसरा ऑप्शन पुलिस के पास था कि आसपास के सभी थाने के पिछले कुछ दिनों से 35 से 36 साल की उम्र की लापता होने वाली लड़की कोई सूचना मिल जाए। और चौथा ऑप्शन था पुलिस के पास कि जिस गाड़ी वाले के टायर का निशान मिला था उसके बारे में शहर के किसी भी सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिल जाए। इन तमाम एंगलों की जांच करने के लिए कुल 20 पुलिस वालों की टीम बनाई गई। सभी टीम को अलग अलग टास्क दिए गए। एक टीम को ब्रांडेड जीन्स के बारे में पता लगाने के लिए कहा गया, इससे अब तक इंडिया में कहां कहां बेचा गया और किस किस ने खरीदा है। एक टीम उस टाइटन घड़ी का पता लगाने में जुट गई। इसकी जांच के दौरान पता चला कि जिस ब्रांड की जीन्स लड़की ने पहनी थी वैसी 14,000 से ज्यादा जीन्स भारत में बेची गई थी। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक में उसकी बिक्री हुई थी। अब पुलिस को यह पता लगाना था कि जिस साइज की जीन्स लड़की ने पहनी थी वो कितनी बिकी है। दोस्तों तब पता चला कि उस साइज की 800 जीन्स बेची गई है। इस तरह अब 800 जीन्स खरीदने वाले सभी लोगों का नाम और नंबर पता लगाना था। चूंकि ब्रांडेड जीन्स थी तो उसे शोरूम से खरीदने वालों की डिटेल मिल गई थी। अब इन्हीं सभी नंबरों को लेकर पुलिस ने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया और उन्हें लड़कियों की फोटो भेजना शुरू कर दी। लेकिन काफी सारे नंबर बंद आए। हालांकि काफी मेहनत के बाद भी लड़की की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस की एक और टीम टाइटन घड़ी के खरीदार को तलाशने में लग गई। उस मॉडल की घड़ी का पता लगाया तो कुल 1400 घड़ी भारत में बेची गई। पुलिस ने सभी के नंबर मांगकर उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। इसके अलावा पुलिस की दूसरी टीमें सीसीटीवी फुटेज और कार की तलाशी में थी। इसी दौरान उस एरिया में एक स्विफ्ट कार जाते हुए मिली, लेकिन उसका नंबर प्लेट साफ नहीं दिख पाया। पुलिस को निराशा मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मॉर्चुरी में बॉडी के पास दोबारा भेजी गई, क्योंकि जब कोई लावारिस लाश होती है तो कम से कम 2 दिन तक के बॉडी को रखा जाता है और फिर उसका पोस्टमार्टम करते हैं ताकि पहचानने में कोई दिक्कत ना आए। अभी 2 ही दिन हुए थे कि लेडी पुलिस ने उसके पूरे शरीर पर किसी टैटू की तलाश की। इत्तेफाकन से पुलिस को उस लड़की के बदन पर एक एस लिखा हुआ टैटू मिल गया। इससे पुलिस ने अंदाजा लगा लिया कि हो सकता है उस लड़की का नाम एस से शुरू होता हो। अगर या फिर वो शादीशुदा है तो उसके पति या किसी खास दोस्त का नाम एस से शुरू हो सकता है। इसलिए पुलिस ने तुरंत जीन्स और टाइटन घड़ियों के जितने नंबर शॉर्ट लिस्ट किए थे उसमें से एस से शुरू होने वाले नाम का पता लगाना शुरू किया। दोस्तों अब टाइटन घड़ी खरीदने वालों की संख्या सिर्फ 115 रह गई। यानी पुलिस को उम्मीद थी कि अब इन्हीं 115 लोगों में से किसी एक ने घड़ी खरीदी होगी। पुलिस ने फिर उन 115 लोगों से संपर्क किया, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिल सका। जीन्स से भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। और उधर पुलिस को एयरपोर्ट पर चेक करने में मिला कि 2 से 3 दिन तक के कोई एक भी ऐसा यात्री नहीं था जिसकी फ्लाइट मिस हुई हो। यानी पुलिस के जितने भी एंगल से जांच शुरू कर रही थी, किसी में भी उस लड़की की पहचान के सुराग नहीं मिल पाए थे। इस तरह पुलिस की जांच में कुल 6 दिन निकल गए।
लेकिन मरने वाली लड़की कौन थी अभी तक ये पता नहीं चल पाया था। फिर कातिल और कत्ल का मोटिव पता करना तो बहुत दूर की बात थी। दोस्तों, अब उस लावारिस लाश की जांच करते करते पुलिस को 7वां दिन गुजर गया था। पुलिस की टीम दिन रात जुटी हुई थी, लेकिन हर कोशिश के बाद भी नतीजा सिर्फ 0 आ रहा था। तब ये कांस्टेबल को एक अहम जानकारी मिली। उसके खास इन्फॉर्मर ने बताया कि एक महिला की हत्या करके एयरपोर्ट के आसपास फेंका गया है। इस महिला का कत्ल करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका पति है। अब ये जानकारी मिलते ही पुलिस को उम्मीद की किरण मिल गई। तुरंत पुलिस की टीम उस एंगल पर जांच करने पहुंच गई। ये भी पता चला कि मारने वाला पति नॉर्थ इंडिया की तरफ से था। चूंकि लड़की की हुलिया से नॉर्थ इंडिया फेस लग रहा था, पुलिस की उम्मीदें और बढ़ गई। पुलिस उसकी तलाश में तुरंत उसके घर पहुंची और वो शख्स मिल भी गया। वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला था और पूछताछ हुई तो पता चला कि उसने नीला सांगरा में पत्नी की हत्या की और एयरपोर्ट के पास कहीं लाश फेंक दी। पुलिस तुरंत उसे लाश तक लेकर जाने के लिए बोली। पुलिस जब उसके साथ एयरपोर्ट पर जाने लगी तब वो उस जगह पर नहीं गया जहां पे उस लड़की की लाश मिली थी, बल्कि उसने काफी दूर एक सुनसान जगह की तरफ पुलिस को लेके गया। फिर उसने बताया कि यहीं कहीं पर उसने डेड बॉडी फेंकी थी, लेकिन वहां लाश नहीं मिली थी। इस पर पुलिस ने पता लगाया, तब जानकारी हुई कि 1 हफ्ते पहले वाकई वहां से एक महिला की लाश मिली थी। पुलिस ने उस थाने से संपर्क किया तो कंफर्म हो गया कि इस तरह पुलिस भले ही उस लड़की के कातिल की तलाश में थी, लेकिन उसी में दूसरे एक कत्ल का खुलासा हो गया। पर पुलिस की यह मेहनत फिर से उसी 0 वाले नतीजे पर पहुंच गई। अब पुलिस वाले फिर खाली हाथ थे। दोस्तों, अब पुलिस की टीमें लगातार काम करते करते काफी थक चुकी थी। चिड़चिड़ापन आ रहा था। इतनी मेहनत के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था पुलिस को। पिछले 1 हफ्ते की जांच के दौरान इंस्पेक्टर राममूर्ति के पास कोलकाता के एक पुलिस अफसर का बार बार फोन आ रहा था, लेकिन राममूर्ति बेहद उलझे हुए थे, इसलिए वो कॉल को रिसीव नहीं कर रहे थे। अब चूंकि 10 दिन बीत गए, तब फिर उस कोलकाता वाले पुलिस ऑफिसर का फोन राममूर्ति के पास आया। असल में 1 महीने पहले ही बेंगलोर में इंस्पेक्टर राममूर्ति की टीम ने गोल्ड चुराने वाले एक शातिर चोर कार्तिक को कोलकाता से अरेस्ट किया था। उसने बेंगलोर में दर्जनों चोरी को अंजाम दिया था और पुलिस ने जब उससे पकड़ा तो उसके पास से 50 लाख का सोना भी मिला था। अब कोलकाता पुलिस को शक था कि अपने लोकल शहर में हुई चोरियों में भी कार्तिक का हाथ हो सकता है, इसलिए वो बेंगलोर पुलिस से बात करके कार्तिक चोर को रिमांड पर लेना चाहती थी। इसलिए कोलकाता पुलिस का अफसर बार बार फोन कर रहा था। उस दिन भी कोलकाता न्यू टाउन थाने की पुलिस ने राममूर्ति को फोन किया था। तब उन्होंने फोन उठा लिया और पिछली कॉल रिसीव नहीं करने की वजह बताने लगे। वो कहने लगे कि एक लड़की की लाश मिली थी, देखने में नॉर्थ इंडियन लग रही है। हम लोग 15,000 से ज्यादा लोगों की जांच कर चुके हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, कोई मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं मिल रही है। इस पर उस पुलिस वाले ने कहा कि 1 मिनट रुकिए, मेरे यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है। उसने बताया कि उसकी पत्नी बेंगलुरु गई थी और लापता हो गई। उस व्यक्ति का नाम है सुदीप और उसकी लापता हुई पत्नी का नाम है पूजा डे। ये सुनते ही इंस्पेक्टर राममूर्ति ने सोचा कि चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, इसलिए उस लड़की की लाश वाली फोटो को कोलकाता पुलिस को भिजवाया गया। इत्तेफाक देखिए कि जब ये सब कुछ चल रहा था, उसी समय पुलिस की एक टीम को दिल्ली का एक अली नामक युवक संपर्क करता है कि जिस घड़ी की आप लोग बात कर रहे थे उसे मैंने ही दिल्ली से खरीदा था, उसे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया था। पुलिस ने जब उस लड़की का नाम पूछा तो पता चला कि उसका नाम है पूजा डे। ये सुनते ही पुलिस को फिर से एक उम्मीद दिखने लगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही कोलकाता पुलिस ने कंफर्म किया था कि सुदीप डे की जो पत्नी है उसका नाम है पूजा डे और वो लापता है। और अब दिल्ली के अली नामक युवक ने फोन करके बताया कि उसने ये घड़ी जिसे दिया था उसका नाम भी पूजा डे है। पुलिस बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि अगर वो पूजा डे है तो फिर सुदीप की पत्नी कौन है, और अगर वो सुदीप की पत्नी है तो फिर अली की गर्लफ्रेंड कौन है। खैर ये बात तो साफ हो गई थी कि जो घड़ी लड़की ने पहन रखी थी वो अली ने ही खरीदी थी, लिहाजा अब पुलिस उस लड़की को पूजा डे मानकर जांच करने लगी। इसी बीच पुलिस ने कोलकाता और दिल्ली दोनों जगह पर लड़की की फोटो भेजी। यहाँ पर किस्मत ने भी पुलिस का साथ दिया और दोनों ने कंफर्म किया कि मरने वाली लड़की पूजा डे ही है। लिहाजा पुलिस की टीम अब कोलकाता और दिल्ली में अली की पहचान में तुरंत जुट गई, क्योंकि यहाँ पर आशंका ये लग रही थी कि कहीं कोलकाता में रहने वाले सुदीप को अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चल गया होगा। हो सकता है उसने मर्डर कर दिया हो या फिर किसी से कराया हो। इसके बाद खुद कोलकाता में उसकी मिसिंग की कंप्लेंट भी कर रहा हो। और दूसरा एंगल ये था कि कहीं अली को पूजा ने धोखा में रखकर दोस्ती की हो, जिसके बाद अली नाराज होकर उसका कत्ल कर दिया हो। हैरानी वाली बात यह है कि अगर अली मर्डर करता तो खुद पुलिस से संपर्क क्यों करता। इस तरह पुलिस अली पर संदेह तो कर रही थी, क्योंकि जांच में किसी पर भी 100% ना शक कर सकते हैं और ना ही उसे इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए पुलिस ने भले ही अली को शक के दायरे में कम ही माना हो, सुदीप को ज्यादा, क्योंकि दोनों की पड़ताल शुरू हो गई थी। अब बेंगलोर में जो 20 पुलिस वाले थे उनमें 3 टीम बनाई गई। सबसे छोटी टीम अली वाले एंगल की जांच कर रही थी, बाकी 2 बड़ी टीम एक एक कोलकाता में रहने वाले सुदीप की पड़ताल करने लगी, जबकि एक और टीम को पूजा डे का नंबर मांगकर उसकी डिटेल निकालकर उसकी जांच करने का जिम्मा सौंपा गया। पूजा के पति सुदीप डे ने पुलिस की जांच में बताया कि दोनों ने 7 साल पहले शादी की थी, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था। हालांकि अभी पूजा की उम्र सिर्फ 32 साल की थी। वो मॉडलिंग करती थी और उसके साथ ही साथ इवेंट मैनेजर का भी काम करती थी।
वो दिल्ली और बेंगलोर आती जाती थी। सुदीप को पूजा के बेंगलोर जाने की जानकारी थी, लेकिन जब उसका फ़ोन बंद मिला तो उसने एक दिन बाद मिसिंग की शिकायत कोलकाता पुलिस को की। हालांकि FIR दर्ज नहीं हुई। पुलिस को यह पता चला कि पति पत्नी में काफ़ी अनबन होती थी, इसलिए पुलिस उस पर शक करते हुए जांच कर रही थी। इधर दिल्ली में अली के बारे में पता चलता है कि वो पूजा के शादीशुदा होने के बारे में जानता था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए उसने उसे टाइटन की घड़ी गिफ्ट की थी। लेकिन अचानक उसका फ़ोन बंद होने से वो परेशान हो गया था। दोस्तों, पुलिस को जांच करते करते 13वां दिन शुरू हो गया था। पुलिस ने पूजा डे की फैमिली के साथ साथ अली समेत सभी को बेंगलोर बुला लिया। इस बीच पुलिस ने पूजा डे के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली तो पड़ताल में काफ़ी अहम जानकारी मिली। पुलिस को पड़ताल में पता चला कि वो मर्डर से एक दिन पहले ही फ्लाइट से बेंगलोर आई थी। उसने एयरपोर्ट पर उबर कैब बुक कराई थी। इसके बाद बेंगलोर के सिंह सांद्रा में बने सहारा पेविलियन होटल में पहुंची थी। होटल में आने के बाद कैब बुक करके कुछ लोगों से मीटिंग करने के लिए गई थी। अब पुलिस उस होटल में पहुंची जहां पूजा डे रुकी हुई थी। होटल के CCTV फुटेज को देखा गया तो इस बात की पुष्टि हो गई कि जिस महिला की हत्या की गई है वो कोई और नहीं, पूजा डे ही है। पुलिस के द्वारा पूजा की सारी डिटेल होटल से ली गई, कब एंट्री की, कब आई और कब गई। तब होटल की रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि रात को 3:50 पर वो होटल से अचानक चेकआउट करती है। उस समय एक कैब ड्राइवर उसे लेने आया था। ये वही ड्राइवर था जो दिन में भी पूजा को अपनी कैब से लेने के लिए आया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिस रात पूजा ने होटल के लिए चेकआउट किया था उस समय ऑनलाइन कैब की बुकिंग नहीं थी, इसलिए पुलिस को समझ में आ गया कि कैब ड्राइवर ने ही इसकी साजिश रची होगी। बिना बुकिंग के डायरेक्ट पैसे लेकर उन्हें छोड़ने के लिए हामी भर दी गई होगी। अब पुलिस को होटल के भीतर और बाहर लगे CCTV फुटेज में उस ड्राइवर का चेहरा मिल गया, उस गाड़ी का नंबर भी मिल गया। फिर क्या था, पुलिस ने जांच के महज 13वें दिन और 5 घंटे के भीतर ही कैब ड्राइवर तक के पहुंच गई। पुलिस को कैब ड्राइवर घर पे ही मिल गया। उसका नाम था नागेश, उम्र थी 22 साल और वो हैगना हल्ली क्रॉस का रहने वाला था। जब पुलिस द्वारा उस ड्राइवर से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने लूटपाट के साथ साथ मर्डर को भी स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि बेंगलोर आने के बाद वही पूजा को कैब से होटल तक के लेकर गया था। इसके बाद उसने पूजा से जान पहचान कर ली थी। इसके पीछे की वजह थी पूजा के पास एक ट्रॉली बैग था और एक वैनिटी बैग था। लड़की का पहनावा और बातचीत से लग रहा था कि वो अमीर घर की है। दूसरी बड़ी बात यह थी कि वो अकेले ही बेंगलोर आई थी। चूंकि नागेश के भाई के पास 2 कारें थी, एक कार की EMI भरने में उसे दिक्कत आ रही थी। असल में उसकी 2 EMI बाउंस हो गई थी, इसलिए उसे काफ़ी पैसे की ज़रूरत थी। उसने पहले ही पूजा से बातचीत करने के दौरान सोच लिया था कि अब वो उससे लूटपाट कर लेगा और ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराएगा तो पुलिस उसे कभी ट्रेस भी नहीं कर पाएगी। इसलिए जब देर रात वो होटल से निकलने वाला था तो उसने बुकिंग कराने के लिए मना कर दिया और सीधे 12,000 रुपये में उसे बताए हुए स्थान पर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। यही वजह थी दोस्तों कि घटना वाली रात में पूजा ने कैब की बुकिंग नहीं की थी। कैब ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि रात में जब वो कैब से पूजा को लेकर जा रहा था तब उसे नींद आ गई। चूंकि रात के 4 बज रहे थे तो पूजा कैब वाले के भरोसे करते हुए कार में ही सोने लगी। इसी दौरान एयरपोर्ट वाले सुनसान रास्ते पर जाते समय नागेश ने कैब रोक दिया और फिर लूटपाट करने लगा। पूजा के विरोध करने पर उसने लोहे के राड से हमला कर दिया और चाकू से भी हमला किया। इसी दौरान नागेश ने पूजा से रेप करने का भी प्रयास किया, लेकिन पूजा आखिरी दम तक के विरोध करती रही। इसी तरह नागेश भी काफी चोटिल हुआ, लेकिन उसने चाकू से 3 से 4 बार हमला कर दिया और फिर रास्ते में मिली ईंट से पूरी तरह पूजा का सिर कुचल दिया, जिससे पूजा की मौत हो गई। इसके बाद कैब ड्राइवर नागेश ने पूजा के दोनों बैग, मोबाइल फोन और ATM कार्ड व सामान पूरा लूट लिया। इसे लेकर वो अपने घर आ गया। पूजा से लूटे हुए बैग और पर्स को अपनी बहन को गिफ्ट करने की तैयारी में था। उसने पूजा के डिजिटल वॉलेट से 14,000 रुपए भी ट्रांसफर कर लिए थे। इस मर्डर को उसने सुबह 5 बजे के पहले ही अंजाम देके फरार हो गया था। 23 अगस्त 2019 को नागेश की गिरफ्तारी हो गई और उसे सनसनी हत्या के लिए जेल भेज दिया गया। उससे कभी जमानत नहीं मिली। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि 5 मार्च 2021 को इस केस की चार्जशीट दाखिल हुई थी, लेकिन उसी दौरान सितंबर 2021 में जेल में फूड पॉइजनिंग के कारण नागेश की मौत हो गई। नागेश की मौत ठीक उसी समय हुई जब उसके खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, लेकिन उसकी मौत हो जाने के बाद इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस तरह 31 जुलाई 2019 की सुबह पूजा की हत्या और उसका कातिल कैब ड्राइवर नागेश करीब 2 साल तक के जेल में रहा, लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। गिरफ्तारी के 2 साल बाद ही सितंबर 2021 में उसकी जेल में मौत हो गई और इस तरह बेंगलोर पुलिस की मेहनत से एक ब्लाइंड मर्डर को आखिरकार सॉल्व कर लिया गया। दोस्तों, क्राइम चौपाल का एक और एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत था। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने मिलने वालों के साथ इस चैनल को शेयर करें। आपका दोस्त, आपका होस्ट अपने शब्दों को विराम देता है दोस्तों, और कल मिलता है एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।